तो आज हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया था, उसमें मैंने आप लोग को बता दिया था कर्नल क्या होता है और बेसिक सारी चीजें मैंने बता दी थी। कर्नल का कोर कंपोनेंट क्या होता है, सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, फॉक कॉल क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने कल बता दी थी। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो अगर मिस कर दिया है तो लेक्चर 1 आप लोग जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट था। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट उसमें जो चीज मैंने पढ़ाई है वो है कर्नल एंड सिस्टम कॉल, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आता है। और कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि कर्नल क्या होता है, सिस्टम कॉल क्या होता है, ये पता ही नहीं होता है। जो लोग बताते भी हैं तो वो सिर्फ इतना बोल देते हैं कर्नल इज कोर कंपोनेंट, लेकिन कोर कंपोनेंट मतलब क्या होता है यही किसी को नहीं पता होता है। और बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देकर मैंने आप लोग को वो बताया हुआ है। तो अगर किसी ने पार्ट 1 लेक्चर 1 अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। अब आज जो है नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है ये हम लोग आज देखेंगे, और प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ थ्योरी पार्ट हम आगे का कवर करेंगे। और फिर मैंने जैसे कहा कि शुरू की जो आपकी 1-2 क्लासेस हैं ये थ्योरेटिकल रहेंगी, उसके बाद हम उसके पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह करेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। शशि प्रज्वल सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या होता है। A process can be thought of as a program in execution. A process will need certain resources such as a CPU time, memory, file, and input-output devices to accomplish its task. These resources are allocated to the process either when it is created or while it is executing. मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम कोई सी लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, आपने मान लीजिए कि सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज में आपने अपना कोई भी प्रोग्राम लिखा, तो ये आपका प्रोग्राम है और ये आपकी रैम है, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम है, जो भी आपने किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो सकता है, C++ किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो सकता है। जैसे कि ये मेन, प्रिंटफ, स्कैनफ, ये पूरा आपने कोड लिखा और ये आपकी रैम है, ठीक है। तो अभी जब आपने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है तो ये कहाँ पर रखा हुआ है, ये आपका रखा हुआ है हार्ड डिस्क में। तो जब तक आपका ये प्रोग्राम हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में रखा है, तब तक हम इसको बोलते हैं प्रोग्राम। जैसे ही इस प्रोग्राम को रैम में मेमोरी मिलती है, जैसे ही आप इसको रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो इस प्रोग्राम को क्या है, इस प्रोग्राम को रैम में जगह मिल जाती है, ठीक है। और आपका ये जो प्रोग्राम है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्रोसेस। तो प्रोसेस कब बनता है, प्रोसेस जब बनता है जब इसको रैम में जगह मिलती है। क्यों, क्योंकि अब ये रन करना स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन इसका स्टार्ट होगा। तो जब प्रोग्राम हार्ड डिस्क से उठ के रैम में आ जाता है तो अब हम उसको बोलते हैं प्रोसेस। और प्रोसेस मतलब कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। अब प्रोसेस जब होती है तो क्या होता है, अब प्रोसेस में हो सकता है कि आपने प्रिंटफ लिखा हुआ होगा, स्कैनफ लिखा हुआ होगा। इसका मतलब कि उस प्रोसेस को हो सकता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़े, ठीक है। तो ये वही चीज यहाँ पे लिखी है, अ प्रोसेस विल नीड सर्टेन रिसोर्सेस। चाहे हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें, चाहे हम कीबोर्ड की बात करें, प्रिंटर की बात करें, स्क्रीन की बात करें, रैम की बात करें, सीपीयू की बात करें, प्रोसेस के लिए ये सब क्या है, ये सब रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि अगर किसी को कुछ काम करना है तो उसको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको पेन चाहिएगा, पेपर चाहिएगा। तो पेन और पेपर आपके लिए क्या हो गई, पढ़ाई करने के लिए रिसोर्स हो गई। आपको टीचर की जरूरत है तो टीचर भी आपका रिसोर्स है। अगर आपको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए आपको जगह चाहिए तो वो भी रिसोर्स है। घर बनाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है तो वो भी रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज क्या होता है कि अगर हमें कोई काम करना है तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, वो सब हमारे लिए क्या होती है, रिसोर्सेज होती है। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट होना है तो उसको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, और उन्हीं चीजों को हम बोलते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसी हो सकती है, जैसे कि प्रोसेस को अगर हम रैम में लेकर आएंगे तो रैम में उसको कुछ जगह चाहिए है, तो रैम जो हो गई वो भी एक तरीके की रिसोर्स हो गई। सीपीयू का टाइम चाहिए, सीपीयू टाइम चाहिए मतलब उसको सीपीयू की मदद चाहिए कि एग्जीक्यूट करने के लिए, तो सीपीयू का टाइम चाहिएगा। मेमोरी चाहिएगी रैम में, हो सकता है उसको कुछ फाइल्स की जरूरत पड़े, कुछ दूसरी फाइल में रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है, अपना टू अकम्प्लिश इट्स टास्क। तो खुद का काम अगर उसको पूरा करना है तो उनको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, ये कहलाती है रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द प्रोसेस आइदर व्हेन इट इज क्रिएटेड और व्हाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग। और ये रिसोर्सेस कब एलोकेट होता है, या तो जब प्रोग्राम चलने वाला हो, क्रिएट होने वाला हो उस समय, या फिर जब वो चल रहा हो। क्रिएट होने वाला हो उस समय,
मतलब कि अगर प्रोसेस को अगर हमें रैम में लेकर आना है तो उसके लिए पहले हमें जगह बनानी पड़ेगी। तो जब प्रोसेस बन रही होती है उस समय रैम में जगह बनाना मतलब कि रिसोर्स एलोकेट करना, सीपीयू एलोकेट करना। तो जब प्रोसेस बन रही है उस समय उसको क्या चाहिएगा, उस समय उसको सीपीयू चाहिएगा, उस समय उसको रैम चाहिएगी, कुछ जगह चाहिएगी। तो ये सब क्रिएशन के टाइम पर रिसोर्सेज उसको एलोकेट करने पड़ते हैं। फिर जब प्रोग्राम जब चल रहा होता है तो उसको कुछ इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि मान लो 2 नंबर को ऐड करने का हमने प्रोग्राम बनाया, तो यूजर से उसको 2 नंबर की जरूरत पड़ेगी इनपुट लेने के लिए। कोई प्रिंट करना है तो प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय एग्जीक्यूशन के समय भी कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है। तो प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है क्रिएशन के टाइम पर भी और एग्जीक्यूशन के टाइम पर भी। ये बात क्लियर है। अब सेकेंड पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, अ प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी। एक्टिव और पैसिव आपको पता है, जब कोई इंसान कुछ काम नहीं कर रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं पैसिव, और जब कुछ काम कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव एंटिटी। पैसिव एंटिटी एक तरीके से जो आ, ये मृत चीज होती है ना, जो कि ऐसी पड़ी हुई होती है जिसको कि जिसके के अंदर जान नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं पैसिव एंटिटी। और एक्टिव एंटिटी जिसके के अंदर कुछ जान होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव एंटिटी। ठीक है ना। ऐसा आप बोल सकते हो कि अगर डेड बॉडी है तो वो एक तरीके से पैसिव एंटिटी है, और अगर जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो जिंदा बॉडी है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक्टिव एंटिटी है। ठीक है। तो आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि एक्टिव एंटिटी और पैसिव एंटिटी क्या होता है। ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने सुना होगा, सेंटेंसेस सुना होगा। ठीक है। तो अब प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी। मैंने कहा ना कि प्रोग्राम जो होता है वो हार्ड डिस्क में होता है, और जब तक हार्ड डिस्क में प्रोग्राम रखा हुआ है तब तक वो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चल नहीं रहा होता है, डेड कोड होता है। ठीक है। तो उस समय हम इसको बोलते हैं पैसिव एंटिटी। सच एज फाइल कंटेनिंग इन द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड ऑन द डिस्क। जो मैंने आपको कहा कि मान लो कि अगर आपने कुछ फाइल में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखकर उसको अगर हार्ड डिस्क में सेव अगर कर दिया है तो वो एक तरीके से पैसिव एंटिटी है, क्योंकि वो प्रोग्राम चल नहीं रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट, अ प्रोसेस इज एक्टिव एंटिटी with a program counter specifying the next instruction to execute and a set of associated resources। और अब ये जो प्रोग्राम है ये प्रोसेस तब बनेगा जब उसको रैम में जगह मिलेगी, और जब रैम में जगह मिलेगी तो एक प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर एक वेरिएबल होता है जो स्टोर करके रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब कि कौन सी अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है, वो उसका एड्रेस जो होता है वो कहाँ पर होता है? प्रोग्राम काउंटर में होता है। तो जब भी कोई प्रोसेस चल रही होती है, एग्जीक्यूशन में आ जाती है, रन होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय उसको कुछ रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं, प्रोग्राम काउंटर एलोकेट होता है, और वो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है, और उस समय उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि वो एक्टिव हो चुकी है। ठीक है। तो प्रोग्राम इन रनिंग रनिंग स्टेट, अगर कोई प्रोग्राम अगर रनिंग स्टेट में है तो हम उसको बोलते हैं एक्टिव स्टेट में आ गया है, वो एक्टिव एंटिटी बन गया है। और उसके साथ साथ प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या बताता है कि अब अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है, कुछ सेट ऑफ रिसोर्सेज उसको एलोकेट हो जाते हैं। ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि अ प्रोग्राम बिकम्स अ प्रोसेस व्हेन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज लोडेड इनटू द मेमोरी। तो बिल्कुल जो मैंने आपको बात कही कि प्रोग्राम जब हार्ड डिस्क में होता है तो वो पैसिव होता है, और जैसे ही उसको हम रैम में लेकर आ जाते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। जब तक हार्ड डिस्क में होता है तब हम उसको प्रोग्राम बोलते हैं, और जब रैम में आ जाता है तो हम उसको प्रोसेस बोलते हैं। तो अगर किसी प्रोग्राम को हम रैम में लेकर आ जाएं और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दें तो हम उसको बोल देंगे प्रोसेस। तो वही यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, अब प्रोग्राम बिकम्स अ प्रोसेस। एक प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस बन जाएगा कब? when an executable file is loaded into the memory, जब उसकी जो फाइल है .exe फाइल है, जब उसको हम रैम में जगह दे देंगे। मेमोरी मतलब रैम। क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में? ठीक है। चलो तो अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे लगता है कि अब आप लोग को प्रोसेस क्या होता है वो समझ में आ गया। अब ऑब्वियसली अगर प्रोसेस है तो प्रोसेस मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है। थैंक यू शाकिल। तो अब आप समझो कि अगर प्रोसेस को अगर हम मेन मेमोरी में लेकर आते हैं तो मेन मेमोरी में बहुत सारी जगह होती है। अब आपको मैं ये समझाऊंगा कि अगर आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा है तो उसमें से कौन सा वाला कोड कहाँ पर जाएगा। जैसे कि मान लो कि अगर आपने ये आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया है abc.c। ठीक है। इसमें आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है मेन फंक्शन बनाया है आपने। इस मेन में आपने एक फंक्शन मान लो कॉल कराया, एफ नाम का फंक्शन कॉल कराया, और उसके अंदर आपने 2 वैल्यूज पास कर दी, मान लो 2 और 3। ठीक है। और आपने यहाँ पर
फंक्शन बनाया इंट एफ, जिसके अंदर आप ये दो वैल्यूज मान लो रिसीव कर ले रहे हो, इंट एक्स इंट वाई, ठीक है, और उसका यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है और कुछ रिटर्न कर रहे हो, और यहाँ पर मान लो कि आप एक इंट एस्ट्रिक पी एक पॉइंटर वेरिएबल भी बना रहे हो, जिसको कि मेलॉक के थ्रू आप मेमोरी एलोकेट कर रहे हो, ठीक है। ये सी लैंग्वेज का मान लो कोड लिखा हुआ है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर मान लो ये सी लैंग्वेज का कोड अगर लिखा हुआ है तो कौन सी वाली लाइन का कोड रैम में किस हिस्से में जाएगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, और बहुत कम लोग इसको सही से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान भाषा में समझा सकूं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल भी बना देता हूँ इंट ए बी सी, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है ये एज अ फाइल, आपकी जो मेमोरी होती है, आपकी जो रैम होती है, उसमें 4-5 सेक्शन होते हैं, और भी कई सेक्शंस होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली ये सेक्शंस होते हैं। एक होता है टेक्स्ट सेक्शन, एक होता है डेटा सेक्शन, एक होता है हीप सेक्शन, और एक होता है स्टैक सेक्शन। आपका टेक्स्ट सेक्शन और डेटा सेक्शन का जो साइज है वो फिक्स रहता है, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन हीप और स्टैक सेक्शन जो है वो कम ज्यादा हो सकता है। जो स्टैक है वो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो होता है, और जो हीप है वो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो होता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर एक इनविजिबल वॉल है जिसको कि आप मूव कर सकते हो। आप चाहो तो हीप सेक्शन को बढ़ाकर स्टैक सेक्शन को छोटा कर सकते हो, और आप चाहो तो स्टैक सेक्शन को बढ़ा के हीप सेक्शन को छोटा कर सकते हो। मान लो कि अगर किसी का डेटा जो है हीप सेक्शन में ज्यादा आता है तो वो हीप सेक्शन बढ़ा लेगा और स्टैक सेक्शन को छोटा कर देगा। लेकिन अगर मान लो कि किसी प्रोग्राम में स्टैक में ज्यादा स्टोरेज हो रहा है तो स्टैक सेक्शन बढ़ा लेगा और हीप को कम कर लेगा। लेकिन डेटा सेक्शन, टेक्स्ट सेक्शन और बाकी के जो सेक्शन है वो फिक्स्ड साइज के होते हैं, ठीक है। तो आपकी रैम में ये सारे सेक्शंस होते हैं, जिसमें कि हीप और स्टैक जो है वो ग्रो कर सकता है, ग्रो कर सकता है और श्रिंक हो सकता है। ग्रो कर सकता है मतलब उसकी जो जगह है वो बढ़ सकती है, और श्रिंक हो सकता है मतलब उसकी जो जगह है एलोकेटेड वो कम हो सकती है। स्टैक जो है वो डाउनवर्ड ग्रो होता है और हीप जो है वो अपवर्ड ग्रो होता है, ठीक है। ये आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अब अगर मान लो कि आपने ये जो फाइल रखी है, तो अगर आप इसको लोड करते हो तो ये फाइल कहाँ पर आती है, ये फाइल आती है टेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपकी ये जो फाइल उठ के आती है वो कहाँ पे आती है, टेक्स्ट सेक्शन में। अब बाद में ये जो हमने लोकल, अब इसके अंदर देखो अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स बने हैं। अगर मैंने यहाँ पर इंट एबीसी बनाया है तो ये क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। उसके बाद आपने ये इंट एक्स और इंट वाई जो फंक्शन पास किया है, ये पैरामीटर के थ्रू पास किया है, ये भी एक तरीके से लोकल वेरिएबल है, लेकिन इसको आपने एज अ पैरामीटर पास किया है। और फिर आपने पॉइंटर बनाया है और उसको मेलॉक फंक्शन के थ्रू मेमोरी एलोकेट की है, ठीक है। तो अब अलग अलग तरीके के यहाँ पर वेरिएबल्स बन रहे हैं, लोकल वेरिएबल भी बन रहा है, मेलॉक फंक्शन के थ्रू भी वेरिएबल बन रहा है, और आपके पैरामीटर भी पास हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपका नॉर्मल लोकल वेरिएबल बन रहे हैं, जैसे कि आपने लोकल वेरिएबल बनाया ए बी सी, तो इस ए बी सी जो लोकल वेरिएबल है उनको जगह मिलती है डेटा सेक्शन में। तो जितने भी लोकल वेरिएबल होते हैं, है ना, लोकल वेरिएबल मतलब कि आपने फंक्शन की बॉडी में अगर आपने इंट ए बी सी बनाया, फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया, एरे बना दिया जिसका की साइज फिक्स होता है, जिसको कि कंपाइल टाइम पे मेमोरी मिल जाती है, वो सारा आता है आपका डेटा सेक्शन में। तो आपने यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनाया है इंट एबीसी, ये लोकल वेरिएबल है, तो इन लोकल वेरिएबल्स को कहाँ पे जगह मिलेगी, डेटा सेक्शन। उसके बाद आपने यहाँ पर पैरामीटर पास किया 2 3, तो ये जो 2 3 पैरामीटर पास किया है आपने, ये जाता है आपका स्टैक सेक्शन में। तो स्टैक सेक्शन में आपका ये 2 3 जाएगा। तो जो भी आप पैरामीटर पास करते हो या फिर आप रिकर्जन में कोई भी फंक्शंस कॉल कराते हो, तो रिकर्जन भी आपको पता है कि इंटरनली स्टैक बनाता है, कि पहले एक फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद दूसरा फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद तीसरा फंक्शन कॉल होगा और फिर रिवर्स में आएगा। तो रिकर्जन का अगर आपका कोड आता है जिसमें कि रिकर्सिवली आप पैरामीटर्स पास करते हो, या फिर आप एज अ फंक्शन में कोई पैरामीटर पास करते हो, तो वो सब कहाँ जाता है, वो सब आपका जाता है स्टैक सेक्शन में। और मेलॉक की मदद से, मेलॉक की मदद से आप अगर कोई भी मेमोरी एलोकेट कराते हो तो वो आता है हीप एरिया में, ठीक है। तो इसीलिए स्टैक और हीप जो है वो ग्रो और श्रिंक कर सकता है, क्योंकि रिकर्जन में कितनी बार फंक्शन कॉल होगा वो पहले से नहीं पता होता है। हो सकता है कि रिकर्जन में फंक्शन कॉल होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना पड़ सकता है कि स्टैक की जगह को बढ़ाना पड़ सकता है। उसी तरह से अगर मेलॉक फंक्शन जो है वो भी रन टाइम पे चलने वाला है, तो मेलॉक फंक्शन मतलब कि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहा है,
तो हो सकता है कि वो रन टाइम पे बहुत ज्यादा मेमोरी एलोकेट कराना चाहे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे तो हीप एरिया को थोड़ा सा बढ़ा देगा और वहां पर आपको मेमोरी एलोकेट करा देगा, अगर वहां पर स्टैक सेक्शन में जगह होगी तो। मान लो कि स्टैक में आपने ज्यादा चीजें नहीं स्टोर कराई है, वहां पर खाली पड़ा हुआ है स्टैक, तो वो स्टैक को छोटा कर देगा और हीप को बढ़ा देगा। और अगर रिकर्जन में अगर आप बार बार कॉल करा रहे हो और आपका हीप एरिया ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, तो वो स्टैक के एरिया को बढ़ा देगा और हीप को कम कर देगा। इस तरह से वो मेमोरी का मैनेजमेंट करता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर ये आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो ये प्रोग्राम की जो फाइल है वो कहाँ पे लोड होके आएगी, टेक्स्ट सेक्शन में। फिर आपके जो लोकल वेरिएबल बनेंगे वो कहाँ पर आएंगे, डेटा सेक्शन में। आपने जो फंक्शन में पैरामीटर्स पास किए हैं या फिर रिकर्जन में फंक्शन कॉल कराया है, उनको कहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी, स्टैक में। और आपने अगर मेलॉक कैलॉक की मदद से अगर कोई मेमोरी एलोकेट कराई है, तो वो कहाँ पर आएगा, हीप सेक्शन में। आ गई बात समझ में सबको? तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, कोई कोड लिखते हो, तो उसका कौन सी वाली लाइन कहाँ पर स्टोर होगी। ठीक है, अब इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो पहला वाला पॉइंट पढ़ो टेक्स्ट सेक्शन के बारे में। अ प्रोसेस इज मोर देन प्रोग्राम कोड विच इज समथिंग नोन एज टेक्स्ट सेक्शन। आपका जो प्रोसेस है, जो आपने प्रोग्राम जो आपने लोड करके मेन मेमोरी में लेकर आए हो, जब वो प्रोसेस बन चुका है तो वो कहाँ पर आएगा, टेक्स्ट सेक्शन में आएगा। It also includes the current activity as represented by the value of program counter and content of the processor's register। अब क्या होता है कि जब आपकी प्रोसेस जब चल रही होती है, तो कौन से लाइन का कोड चल रहा है, पहले ये एक लाइन का कोड चला, फिर दूसरी लाइन का कोड चला, फिर तीसरी लाइन का कोड चला। तो यहाँ पर ये जो लाइन नंबर होता है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, अब अगली कौन सी लाइन चलने वाली है, लाइन नंबर 4 चलने वाली है। तो अगली कौन सी लाइन चलने वाली है वो रखा हुआ होता है पीसी, प्रोग्राम काउंटर में। तो प्रोग्राम काउंटर भी एक होता है जहां पर ये स्टोर होता है कि अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन चलने वाली है। और कुछ रजिस्टर्स के अंदर भी कंटेंट रखा हुआ होता है। रजिस्टर्स के अंदर किस तरह का कंटेंट रखा हुआ होता है, जैसे कि मान लो कि आपने मेलॉक के थ्रू कोई मेमोरी एलोकेट कराई, तो वो मेलॉक के थ्रू जो मेमोरी एलोकेट कराई, तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ पर है और एंड एड्रेस कहाँ पर है। या फिर अगर आपने कोई प्रोसेस रैम में लेकर आए हो, तो उसका बेस कहाँ पे शुरू हो रहा है और लिमिट कहाँ पर है। तो बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो कहाँ से शुरू हो रहा है और उसकी लिमिट क्या है, मतलब कि कौन से एड्रेस से शुरू हो रहा है और कहाँ तक वो प्रोग्राम रखा हुआ है। तो बेस रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर होता है। ऐसे कई सारे और भी रजिस्टर्स होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो रजिस्टर्स में रखी हुई होती है। तो प्रोसेस के बारे में ये सारी चीजें भी रखी हुई होती है। अब प्रोसेस जनरली ऑल्सो इंक्लूड प्रोसेस स्टैक। प्रोसेस में कई बार स्टैक भी यूज होता है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। विच कंटेन्स टेम्पररी डेटा। उसके अंदर क्या होता है, टेम्पररी डेटा होता है। टेम्पररी डेटा मतलब लोकल वेरिएबल टाइप, जो कि तब तक रहेगा जब तक वो फंक्शन रहेगा। सच एज पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस, लोकल वेरिएबल, ये सब स्टैक में आ जाएगा। ठीक है ना, आपने जो पैरामीटर पास किया है, लोकल वेरिएबल पास बनाया है, रिटर्न एड्रेस किया है, ये सब चीजें कहाँ पे आ जाएगी, स्टैक में आ जाएगी। डेटा सेक्शन, डेटा सेक्शन में क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, थोड़ा सा ये करेक्शन कर लेना, जो मैंने आपको बताया लोकल वेरिएबल, यहाँ पर करेक्शन आप लोग कर लेना, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। डेटा सेक्शन में आपका आएगा ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल जो है वो डेटा सेक्शन में आएगा और लोकल वेरिएबल जो है वो स्टैक सेक्शन में आएगा। ये आप लोग करेक्शन कर लेना है ना। तो लोकल वेरिएबल कहाँ पर आएगा, लोकल वेरिएबल आएगा आपका स्टैक में, और ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं वो आपके आएंगे डेटा सेक्शन में। ठीक है, तो अगर आपने मेन फंक्शन के ऊपर अगर कोई वेरिएबल्स बनाए हैं, जैसे कि मान लो आपने वेरिएबल बना दिया इंट पी, इंट क्यू, तो ये आपने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया। तो ग्लोबल वेरिएबल जो है वो आपके कहाँ पर आएंगे, डेटा सेक्शन में आएंगे। तो जितने भी ग्लोबल वेरिएबल बनाओगे वो डेटा सेक्शन में आएंगे, जितने भी लोकल वेरिएबल बनाओगे वो भी स्टैक में आएगा, जितने भी आपने पैरामीटर पास किए हैं वो भी स्टैक में आएगा, कोई वैल्यू अगर आप रिटर्न कर रहे हो वो भी स्टैक में आएगा। ठीक है, अब प्रोसेस में ऑल्सो इंक्लूड अ हीप। अब प्रोसेस के अंदर हीप भी होता है, विच इज द मेमोरी दैट इज डायनामिकली एलोकेटेड टू द प्रोसेस ड्यूरिंग रन टाइम। तो रन टाइम पे मतलब कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो मेलॉक और कैलॉक की मदद से अगर आप कोई मेमोरी एलोकेट कराते हो, तो वो कहाँ पर आता है, हीप एरिया में। आ गई बात समझ में? ऑपरेटिंग सिस्टम कई बार आप पढ़ चुके हो ना मंजित मेरे से, वेरी गुड। ठीक है, आगे सबको समझ में? हाँ, तो अब तुम लोग को ये भी पता चल गया कि जिन लोगों को नहीं पता था कि स्टैक का साइज फिक्स होता है, वो भी अब आप लोग को पता चल गया कि स्टैक और हीप का साइज जो है वो ग्रो और श्रिंक हो सकता है, फिक्स नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच मंजीत। ठीक है, सबको समझ में आ गया इतनी बात, आगे बढ़े। अब आता है प्रोसेस स्टेट डायग्राम। प्रोसेस स्टेट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आता है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है।
अगर हम नॉर्मल एग्जाम देते हैं तो प्रोसेस स्टेट डायग्राम बनाने के लिए आता ही आता है ना। और प्रोसेस स्टेट डायग्राम पे गेट और नेट पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या होता है कि जैसे कि मान लो, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि जैसे कि मान लो कि अगर हम जन्म लेते हैं, ठीक है ना, अगर हमने जन्म लिया है तो हमारी जो है स्टेट्स चेंज होती है। पहले हम बचपन में एकदम गोद में रहते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी स्टेट चेंज होती है, हम चलना सीख जाते हैं। फिर और थोड़े बड़े होते हैं, हम स्कूल में आ जाते हैं। फिर और थोड़े बड़े होते हैं, हम कॉलेज में आ जाते हैं। फिर और थोड़े बड़े होते हैं, हमारा क्या हो जाता है, शादी वगैरह हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। फिर और थोड़े बड़े होते हैं, जॉब वगैरह कर रहे होते हैं। फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक लाइफ साइकिल है। ये एक लाइफ साइकिल है जिसमें कि हमारी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। हमारी स्टेट फ्रॉम बर्थ टू डेथ, हम कई सारे फेजेस से गुजरते हैं। और जब हम कई सारे फेजेस से गुजर रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि हमारी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। बिल्कुल उसी तरह से प्रोसेस भी एक बच्चा है जो कि पहले पैदा हुआ है, जिसने कि पहले जन्म लिया है। और जब वो धीरे धीरे चलता जाएगा, उसकी जो स्टेट है वो चेंज होती जाएगी। और फिर लास्ट में वो अपना जब काम खत्म कर लेगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि वो प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोसेस भी एक तरीके का एक लिविंग बीइंग की तरह आप उसको मान सकते हो, जिसमें कि जन्म लेगा और उसकी भी मृत्यु होगी। अगर प्रोसेस अगर स्टार्ट हुई है तो वो पक्की बात है कि वो एंड कभी ना कभी होगी ही होगी। और उस दौरान वो अपनी जो है स्टेट्स को चेंज करेगा। ठीक है, अब प्रोसेस जो होती है वो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होती है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं कि एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट इट चेंजेस स्टेट। The state of the process is defined in the part by the current activity of that process. A process may be in one of the following state. जब कोई प्रोसेस चल रही होती है तो वो किसी न किसी एक स्टेट में होती है और वो अपनी स्टेट को चेंज करती होती है। अब वो किस समय कौन सी लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि उसकी क्या स्टेट है। तो ये जो नीचे स्टेट्स लिखी हुई है इसमें से वो किसी एक स्टेट में होगा। अच्छा, कोई अगर ये समझे कि ये कंप्लीट प्रोसेस स्टेट डायग्राम है तो नहीं, ये कंप्लीट प्रोसेस स्टेट डायग्राम नहीं है। और भी कई सारी स्टेट्स होती हैं, लेकिन ये मिनिमम प्रोसेस स्टेट डायग्राम है, मतलब इससे कम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें कुछ और स्टेट्स भी आप ऐड कर सकते हो, जो कि मैं अभी आपको आगे आने वाले इसमें डायग्राम्स में और दिखाऊंगा कि और क्या क्या स्टेट्स इसमें ऐड हो सकती हैं। लेकिन कम से कम इतनी स्टेट्स तो आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, अब ये स्टेट्स क्या क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले है आपका न्यू। न्यू मतलब कि अगर आपकी कोई प्रोसेस है, वो अगर स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हुई नहीं है, स्टार्ट होने वाली है, तो हम बोलेंगे कि वो न्यू स्टेट में है। द प्रोसेस बीइंग क्रिएटेड, सिर्फ वो बनी है लेकिन चलना उसने शुरू नहीं किया है। अगर सिर्फ प्रोसेस बनी है तो हम बोलेंगे कि प्रोसेस जो है वो किस स्टेट में है, न्यू स्टेट में है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि न्यू स्टेट मतलब क्या। न्यू स्टेट मतलब प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, जब प्रोसेस सिर्फ बनी है तब वो न्यू स्टेट में होगी। फिर उसके बाद आ जाएगी वो रनिंग स्टेट में। इंस्ट्रक्शन आर बीन एग्जीक्यूटेड, जब ये क्रिएट होने के बाद एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी, मतलब आपके रैम में आ जाएगी, तब हम बोलेंगे कि ये प्रोसेस जो है वो क्या हो चुकी है, रनिंग स्टेट में आ चुकी है। तो जब वो न्यू है ना, तो ऐसा समझो कि वो अभी सेकेंडरी मेमोरी में रखी है, मतलब कि हार्ड डिस्क में रखी है। जब उस वो रैम में आ जाएगी, जब वो रैम में आ जाएगी तब वो रेडी स्टेट में आ जाएगी, रनिंग स्टेट में आ जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि जब वो प्रोसेस चल रही है तो प्रोसेस चलते चलते में हो सकता है कि बीच में कोई इंटरप्ट आ जाए। वो इंटरप्ट किसी भी तरह का हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आ जाए, हो सकता है कि उसको इनपुट आउटपुट की जरूरत हो जाए। इसको मैं आसान भाषा में ऐसे समझाता हूँ कि मान लो कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब क्या हो गया, रेडी स्टेट में हूँ मैं, रेडी स्टेट में हूँ मैं, प्रोसेस मेरे एग्जीक्यूट हो रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब पढ़ाते पढ़ाते मान लो कि मुझे कोई एक अर्जेंट कॉल आ गया, तो क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया, अर्जेंट कॉल आ गया। तो अब मुझे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मुझे उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा और मुझे फोन पे बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो अर्जेंट कॉल आ गया है। तो क्या होगा उस समय, उतनी देर के लिए जो मैं रनिंग स्टेट से कहाँ चला जाऊंगा, वेटिंग स्टेट में चला जाऊंगा, क्योंकि वो इंटरप्ट आ गया है। ठीक है, तो आप पहले रेडी में थे, मतलब कि रेडी में थे मतलब कि आप रैम में आए थे, रैम के बाद आप चले गए थे रनिंग स्टेट में। ये मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। तो पहले आप हार्ड डिस्क में थे, हार्ड डिस्क में थे इसका मतलब कि आप कहाँ पर आ गए, न्यू स्टेट में आ गए।
उसके बाद आपको रैम एलोकेट हो गई तो आप आ गए रेडी स्टेट में, और रेडी स्टेट में आने के बाद आपको जब सीपीयू एलोकेट हो जाएगा, ठीक है ना, ये आप समझो कि आप हार्ड डिस्क में थे, हार्ड डिस्क से जब प्रोसेस उठ के रैम में आएगी, हार्ड डिस्क से प्रोसेस उठ के जब रैम में आएगी तो वो हो जाएगी रेडी स्टेट में, और रेडी स्टेट में जब आ जाएगी उसके बाद जब उसको सीपीयू एलोकेट हो जाएगा, सीपीयू एलोकेट हो जाएगा तो आप बोलोगे कि वो रनिंग स्टेट में आ चुकी है। और जब प्रोसेस चल रही है तो हो सकता है कि उसको कुछ इंटरप्ट आ जाए, इंटरप्ट आ जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। अब वो वेटिंग स्टेट किसी भी तरह का हो सकता है कि उसको कुछ इनपुट आउटपुट की जरूरत आ गई है, या उसको किसी दूसरे फंक्शन की जरूरत पड़ रही है, कोई इवेंट अकर हो गया है, तो उतनी देर के लिए वो वेट में चले जाएगी। और जब उसका वेट खत्म होगा तो फिर वो दोबारा से रनिंग स्टेट में नहीं जाएगी, वो चले जाएगी रेडी स्टेट में, मतलब वो फिर से रेडी क्यू में चले जाएगी। और जब उसका रेडी क्यू से जब अपना एक शेड्यूलर चलेगा, मीडियम लॉन्ग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर चलेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि इसको अब दोबारा से रनिंग में जाना है कि नहीं जाना है। तो इस तरीके से रनिंग के बाद हो सकता है इंटरप्ट आ जाए तो फिर से वो रेडी क्यू में चले जाए। तो रेडी क्यू में जाने के दो तरीके हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा तरीके हो सकते हैं जब वो प्रोसेस चल रही होती है। हो सकता है कि उसको इंटरप्ट आ जाए तो बीच में कोई रोक दिया जाएगा, तो रोक दिया जाएगा, उसको कोई इनपुट आउटपुट की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको फोर्सफुली हटा दिया जाएगा और बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे कि मान लो कि आप कहीं पर मूवी टिकट लेने के लिए खड़े हुए हो, या फिर आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हो टिकट लेने के लिए, और आप टिकट लेने ही वाले हो लेकिन एक कोई नेता आ गया, कोई मंत्री आ गया, कोई हायर प्रायोरिटी वाला आदमी आ गया, तो फोर्सफुली आपको उस लाइन से हटा दिया जाएगा और पहले उस मंत्री को या उस नेता को या फिर जो भी वो बड़ा आदमी आया है, जो वीआईपी आदमी आया है, पहले उसको टिकट दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वीआईपी था। तो आपको ऐसा नहीं था कि आपको लाइन से हटना था, लेकिन फिर भी आपको फोर्सफुली वहां से हटा दिया जाएगा क्योंकि उसके हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आ जाएगी। तो वो भी एक तरीके का इंटरप्ट है। तो जब आपकी प्रोसेस चल रही है तो हो सकता है कि आपको वेटिंग स्टेट में जाना पड़े किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जो कि आप अपनी मर्जी से जाओगे। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मर्जी नहीं है, फिर भी आपको फोर्सफुली बाहर निकाल दिया जाएगा और आप चले जाओगे फिर से रेडी क्यू में और दूसरी प्रोसेस जो है वो चलने लग जाएगी। और फिर जब आपको हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आपको फिर से मौका मिले रनिंग स्टेट में आने का, और एक टाइम ऐसा होगा कि आप अपना पूरा काम खत्म कर लोगे और फिर आपको कर दिया जाएगा टर्मिनेट, तो आप खत्म हो जाओगे, आपकी प्रोसेस जो है जिसको आपको मेमोरी में एलोकेट हुई थी वो फ्री हो जाएगी। तो इस तरह से ये 5 स्टेट आपको बताई हुई है, लेकिन इससे ज्यादा भी स्टेट हो सकती है। तो एक एक करके मैं फिर से समझा देता हूँ। न्यू मतलब कि द प्रोसेस इज बिंग क्रिएटेड, जब प्रोसेस क्रिएट होती है मतलब जब हार्ड डिस्क में होती है तब आपकी वो न्यू स्टेट में होगी। उसके बाद रनिंग स्टेट में आ जाएगी, इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। रनिंग स्टेट में आने से पहले वो कहाँ जाएगी, रेडी क्यू में जाएगी। तो पहले मैं रेडी क्यू समझाता हूँ। तो उसके बाद वो जाएगी रेडी स्टेट में, द प्रोसेस इज वेटिंग और टू बी असाइन टू अ प्रोसेसर। वो प्रोसेसर को असाइन होने से पहले वेट कर रही है रैम में कि कब मुझे प्रोसेसर एलोकेट हो जाए, वो कहलाएगी रेडी स्टेट। जैसे ही उसको प्रोसेसर एलोकेट हो जाएगा, मतलब जैसे ही उसको सीपीयू एलोकेट हो जाएगा, तो वो एग्जीक्यूशन स्टेट में आ जाएगी और हम बोलेंगे कि वो रनिंग स्टेट में आ चुकी है। अब जब प्रोसेस रन हो रही है तो बीच में हो सकता है उसको इंटरप्ट आ जाए या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए आ जाए, तो वो चले जाएगी वेटिंग स्टेट में। द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर सच एज इनपुट आउटपुट कंप्लीशन और रिसेप्शन ऑफ अ सिग्नल। मतलब कि हो सकता है कि उसने कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करी हो तो उसका रिजल्ट आने का वो वेट कर रही हो प्रोसेस। हो सकता है कि उसको कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ रही हो तो उसका वो वेट कर रही है। तो प्रोसेस जो है वो वेट कर रही है किसी दूसरे काम के खत्म होने का, तो हम बोलेंगे कि वो किस में है, वेटिंग स्टेट में है। और लास्ट में हो जाएगा टर्मिनेशन स्टेट, कि टर्मिनेटेड द प्रोसेस हैज फिनिश्ड द एग्जीक्यूशन। जब उस प्रोसेस ने अपना काम पूरा खत्म कर दिया है तब हम उसको बोलेंगे कि वो कहाँ पे हो चुकी है, टर्मिनेट स्टेट में हो चुकी है। तो सबसे पहले आपकी प्रोसेस न्यू स्टेट में होगी, फिर उसके बाद वो रेडी स्टेट में आएगी। सीपीयू का शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि उस रेडी क्यू में हो सकता है 4-5 प्रोसेसेस रखी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 4 प्रोसेस रखी है तो सबको सीपीयू एलोकेट कर दे, नहीं। जो 4-5 प्रोसेसेस रखी हुई है उसमें से किसी एक प्रोसेस या किसी 2 प्रोसेस को सीपीयू में रनिंग स्टेट में लेकर आएंगे। वो कौन डिसाइड करेगा, वो एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम डिसाइड करेगा जिसको कि हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा, और इसको हम बोलते हैं शेड्यूलर डिस्पैच। तो रेडी क्यू से कौन सी प्रोसेस उठ के रनिंग स्टेट में आएगी वो शेड्यूलर डिसाइड करता है। तो जितनी भी प्रोसेसेस रखी हुई हैं रेडी क्यू में उसमें से कुछ प्रोसेस उठ के आएंगी और उसको सीपीयू एलोकेट हो जाएगा। अगर सिंगल कोर खाली होगा तो एक प्रोसेस उठ के आएगी, 2 कोर खाली होगा तो 2 प्रोसेस आएंगी। मतलब जितनी प्रोसेस को हम सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है
उतनी प्रोसेसेस को रेडी क्यू से लेकर आएंगे रनिंग स्टेट में। फिर रनिंग करते समय में हो सकता है कि इंटरप्ट आ जाए तो दोबारा से रेडी क्यू में चले जाए, या फिर वेटिंग में जाने के बाद रेडी क्यू में चले जाए, और लास्ट में फिर टर्मिनेट होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है और अगर वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगी तो जैसे ही उसका वेटिंग खत्म हो जाएगा वो दोबारा से रनिंग में आ जाएगी। ये स्टूडेंट के बीच में गलतफहमी होती है। आप एक बात ध्यान रखो, एक बात जो 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात जो मैं आपको बताऊंगा, बस आप उसको गांठ बांध के रख लो, लिख के रख लो, रट लो। क्या? जो मैं आपको 100 बात की एक बात बोल रहा हूं वो आप लोग याद कर लो, आपसे कभी गलती नहीं होगी। कभी भी प्रोसेस अगर रनिंग स्टेट में आती है, कभी भी प्रोसेस अगर रनिंग स्टेट में आती है तो वो हमेशा और हमेशा कहां से आएगी? रेडी स्टेट से। रेडी स्टेट से मतलब रेडी क्यू से। रेडी क्यू से ही प्रोसेस उठ के कहां पे आएगी? रनिंग स्टेट में आएगी, और कहीं से भी नहीं आएगी। मतलब अगर किसी भी प्रोसेस को अगर रनिंग स्टेट में आना है तो वो पहले कहां पर होगी? रेडी स्टेट में ही होगी। ये बात आप लिख लो, बिल्कुल ये क्लासेस डेली होगी, ठीक है? ये बात आप रट लो, लिख लो, याद रख लो, इसको कभी नहीं भूलना है। 100 बात की एक बात, आपसे कभी गलती नहीं होगी। क्या मैंने कहा? कि अगर कभी भी कोई प्रोसेस अगर रनिंग स्टेट में आती है, अगर कभी भी कोई प्रोसेस अगर रनिंग स्टेट में आती है तो वो हमेशा कहां से उठ के आएगी? रेडी क्यू से उठ के आएगी, रेडी स्टेट से उठ के ही आएगी रनिंग स्टेट में, और कहीं से भी नहीं आएगी। तो अगर कभी कोई प्रोसेस अगर वेटिंग स्टेट में है तो वो वेटिंग स्टेट से उठ के रनिंग स्टेट में नहीं आएगी। वो कहां से आएगी? वेटिंग प्रोसेस भी अगर कभी होगी तो वो दोबारा से कहां जाएगी? रेडी क्यू में जाएगी। अगर कोई प्रोसेस इंटरप्ट भी होगी तो वो कहां जाएगी? रेडी स्टेट में आएगी। मतलब कोई भी प्रोसेस होगी वो कहां पे आएगी? रेडी स्टेट में ही आएगी, रेडी क्यू में ही आएगी। चाहे वो न्यू हो तब भी वो रेडी क्यू में आएगी, चाहे उसको इंटरप्ट किया गया हो तब भी वो रेडी क्यू में आएगी, चाहे वो वेटिंग में हो तब भी वो रेडी क्यू में ही आएगी। मतलब कि सारी प्रोसेसेस जो है वो रेडी क्यू में ही आएंगी, और रेडी क्यू में से फिर डिसाइड किया जाएगा शेड्यूलर द्वारा कि उसमें से कौन सी प्रोसेस है जिसको रन किया जाए। ठीक है? तो रनिंग स्टेट में प्रोसेस कब आएगी? रेडी क्यू से ही आएगी। तो रेडी क्यू में प्रोसेस कहीं से भी आ सकती है, न्यू प्रोसेस भी रेडी क्यू में आ सकती है, इंटरप्टेड प्रोसेस भी रेडी क्यू में आ सकती है, और वेटिंग प्रोसेस भी रेडी क्यू में आ सकती है। तो सारी प्रोसेसेस आके कहाँ मिलेंगी? रेडी क्यू में मिलेंगी, और फिर रेडी क्यू में सब प्रोसेसेस मिल जाएंगी, और फिर वहां से शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि इसमें से किस प्रोसेस को उठा के रनिंग स्टेट में भेजा जाए। तो ये जो बात मैंने कही है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस स्टेट आपको कई लोगों ने पढ़ाया होगा और आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन जो क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है। अगर ये बात अगर आपने समझ ली तो प्रोसेस स्टेट पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है? तो 100 बात की एक बात मैंने आपको बता दी है, जिसपे बेस्ड आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। आगे ये बात समझ में? वेटिंग स्टेट मतलब कि कहीं पर भी हो सकता है, वो हार्ड डिस्क में भी हो सकता है, हार्ड डिस्क में तो नहीं होगा, रैम में ही रहता है वो, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट पे चला जाएगा। ठीक है? बिल्कुल, वेटिंग स्टेट भी एक तरीके से रैम में ही रहेगा लेकिन वो इनएक्टिव रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर मीडियम टर्म शेड्यूलर हो सकता है कि उसको हार्ड डिस्क में भेज दे, है ना? एक वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है, जिस कारण से हो सकता है कि कोई अगर वेटिंग प्रोसेस है और अगर वो एग्जीक्यूशन में नहीं है, और अगर रैम में अगर जगह चाहिए है, तो हो सकता है कि वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज करके उसको वो हार्ड डिस्क में भेज दे। तो वेटिंग प्रोसेस का हम कह नहीं सकते, लेकिन आप ऐसा मान सकते हो कि वो रैम में ही रहता है, इनएक्टिव स्टेट में। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े। इस प्रोसेस स्टेट डायग्राम को, है ना, इस प्रोसेस स्टेट डायग्राम को मैंने जूम करके बता देता हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले आपका जो प्रोसेस रहेगी, शॉर्ट में मैं फिर से बता देता हूँ कि हार्ड डिस्क पे जब रहेगी तो वो न्यू स्टेट में है, उसके बाद जब वो रैम में आ जाएगी तो रेडी स्टेट में हो जाएगी, उसके बाद उसको सीपीयू एलोकेट हो जाएगा तो रनिंग स्टेट में आ जाएगा, फिर हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए वेटिंग में चला जाए तब भी वो रैम में ही रहेगा, उसके बाद फिर फाइनली वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है? हाँ, टर्मिनेट किसी भी कारण से हो सकता है, आप एबनॉर्मल टर्मिनेशन भी हो सकता है और सक्सेसफुल टर्मिनेशन भी हो सकता है। ठीक है?
अगर एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो गया मतलब कि उसने प्रोसेस ने सही से काम नहीं किया और टर्मिनेट हो गया, और नहीं तो सक्सेसफुल टर्मिनेशन भी हो सकता है। अब आज बात आती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं पीसी। अब आप ये बात मानते हो कि प्रोसेस जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है ना, प्रोसेस चेंज हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका मान लो ये सीपीयू है, ठीक है, आपका मान लो कि ये सीपीयू है, और ये आप मान लो कि आपकी रैम है, ठीक है। बिल्कुल 7 स्टेट, कई सारी स्टेट होती है, 5 स्टेट मिनिमम है, इसमें और भी कई सारी स्टेट हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल। चलो, अब ये हमारा रैम है और ये है सीपीयू, ठीक है। इस रैम में आप मानो कि कुछ प्रोसेसेस रखी हुई हैं, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, ये सारी प्रोसेसेस रखी हुई हैं। इसको मैं रेडी क्यू में मान लेता हूँ, है ना, कि ये प्रोसेस P1, P2, P3 ये रेडी क्यू में रखी हुई हैं। ये सब कहाँ रखी हुई है, रेडी क्यू में रखी हुई है, ठीक है। ये रेडी क्यू है रैम के अंदर, जहाँ पे सारी प्रोसेसेस रखी हुई हैं, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, ठीक है। अब आप मान लो कि अभी प्रोसेस P3 को जो है वो सीपीयू में जगह मिल गई, तो प्रोसेस P3 जो है वो चल रही है। अब कुछ टाइम बाद ऐसा हो सकता है कि कुछ इंटरप्ट आ जाए, इंटरप्ट आ जाए तो वो प्रोसेस P3 जो है वो बाहर चले गई, और प्रोसेस P2 को एंट्री मिल गई, ठीक है। तो 3 चले गई और 2 आ गई, और फिर हो सकता है कि थोड़ी देर बाद फिर से 2 बाहर चले जाए और फिर से 3 अंदर आ जाए। तो आप समझ पा रहे हो कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि थोड़ी देर के लिए प्रोसेस 2 चली, उसके बाद हो सकता है कि इंटरप्ट आ गया तो प्रोसेस 3 चलने लग जाए, और फिर इंटरप्ट आ गया तो प्रोसेस 2 चले। मतलब कि यहाँ पर स्विचिंग हो रही है, प्रोसेस P2 चल रही है, फिर प्रोसेस P3 चल रही है, फिर प्रोसेस P2 चल रही है, फिर प्रोसेस P3 चल रही है। तो यहाँ पर सीपीयू जो है वो एक साथ एक से ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन एट ए टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है। कभी वो 2 को एग्जीक्यूट कर रहा है, कभी वो 3 को एग्जीक्यूट कर रहा है किसी कारण से। अब आप ऐसा सोचो कि अगर सीपीयू को यही ना पता चले कि उसने बीच में कहाँ पे पढ़ाई, मतलब कहाँ पे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना छोड़ा था, तो क्या होगा, उसको फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इसको मैं एक आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि आपको मैंने कोई बुक पढ़ने के लिए दी, ठीक है। अब आप उस बुक को पढ़ रहे हो, जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक ये बुक है, ठीक है, मेरे पास मान लो कि ये बुक है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। अब मैंने इस बुक के कुछ पेजेस पढ़ लिए, मान लो मैंने इसके 1 2 3 पेजेस पढ़ लिए, और मैंने यहाँ पर बुक मार्क नहीं लगाया, और मैंने इसको बुक को रख दिया। अब मैं कल फिर से आया इस बुक को पढ़ने के लिए, अब मैं भूल गया कि इस मैंने बुक को कहाँ तक पढ़ा था। मैं फिर से क्या करूंगा, मैं फिर से पेज नंबर 1 से पढ़ना शुरू कर दूंगा। फिर मेरे को इंटरप्ट आ गया, मैंने फिर से बुक को छोड़ दिया और रख दिया, और फिर मैं अगले दिन फिर आके इसको पढ़ूंगा, तो फिर से मैं पेज नंबर 1 को पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बुक मार्क लगा के रखना पड़ेगा, कि मुझे ये पता रहे कि मैंने कहाँ तक पढ़ लिया है। मान लो कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, और मान लो मैंने 3 पेजेस पढ़ लिए, और मान लो कि मुझे किसी ने इंटरप्ट करके बीच में बुला लिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक बुक मार्क, ये मैं पेन फंसा दूंगा, ये मैं अपना बुक मार्क लगा के चला जाऊंगा, ताकि जब मैं अगले दिन जब पढ़ने आऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि मेरा बुक मार्क कहाँ रखा है, और मैं वहीं से ही उसके आगे पढ़ना शुरू करूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि बुक मार्क लगाने का फायदा क्या हुआ। बुक मार्क लगाने का ये फायदा हुआ कि मुझे पता रहेगा कि मैंने कहाँ तक बुक पढ़ ली थी, मैं उसके आगे से बुक पढ़ना स्टार्ट करूंगा, हमेशा शुरू से पढ़ना स्टार्ट नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैंने हमेशा शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरी कभी तो पढ़ाई नहीं खत्म हो पाएगी, मैं उस बुक को कभी भी नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लो कि पहले दिन 3 पन्ने पढ़ लिए, उसके बाद मैंने 3 पेजेस के बाद में मैंने बुक मार्क लगा दिया, उसके बाद फिर मैंने 10 पेजेस पढ़ लिए, 10 पेजेस के बाद मैंने बुक मार्क लगा दिया, ठीक है। रेडी क्यू क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ। तो हमें क्या करना पड़ता है, बुक मार्क लगा के रखना पड़ता है। बुक मार्क लगाने से ये फायदा होगा कि अगले दिन जब हम पढ़ेंगे तो उसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जब सीपीयू कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो उस प्रोसेस में मान लो 100 लाइन का कोड लिखा हुआ है, अब बीच में आ गया इंटरप्ट, अब बीच में इंटरप्ट आ गया, तो उसको कैसे पता चलेगा प्रोसेस को, सीपीयू को, कि उसने प्रोसेस का कितनी लाइन एग्जीक्यूट करी थी। हो सकता है उसने 10 लाइन एग्जीक्यूट करी थी, अब वो जब दोबारा से उसके पास प्रोसेस P2 आएगी तो फिर वो भूल जाएंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, बुक मार्क लगा के रखना पड़ेगा। मतलब कि हर सीपीयू को हर प्रोसेस के रिगार्डिंग एक बुक मार्क लगा के रखना पड़ेगा कि वो कहाँ तक उसने काम किया। आएगा समझ में, पहली बात। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुक मार्क लगाने से काम हो जाए, उससे रिलेटेड कुछ चीजें भी आपको लिख के रखनी पड़ेगी। मान लो
कि अगर मैं इस बुक में से कुछ चीजें पढ़ रहा हूँ, मैंने 3 पेजेस पढ़ लिए, अब 3 पेजेस में जो मैंने पढ़ा है, मान लो मैंने इसमें 3 पेजेस पढ़े हैं, तो उस 3 पेजेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो मुझे याद रखने हैं, तो मैं उसको अपनी कॉपी में लिख के रखूंगा ना, कि मैंने इस पेज 1 में से मैंने जो पढ़ा है उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि मैंने कॉपी में लिख के रख लिया, हमारे नोटबुक में लिख के रख लिया। ऐसे मैंने कुछ नोट्स अपने बना के रख लिए कि वो 3 पेजेस में मैंने क्या पढ़ा है, तो वो जो नोट्स हैं वो भी मेरे काम के हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर कभी कोई प्रोसेस चल रही होती है तो उसने भी कुछ काम किया है और वो जो काम है वो किसी ना किसी वेरिएबल में सेव है। मान लो कि उसने 2 नंबर को ऐड किया था, तो 2 नंबर को ऐड करने का जो रिजल्ट है वो भी तो उसको सेव करके रखना पड़ेगा ना। तो प्रोसेस जब चल रही है तो उसमें उसके साथ कई सारी ऐसी चीजें हो चुकी है जो उसको याद रखनी पड़ेगी, ताकि जब दोबारा से वो एग्जीक्यूशन में आए वो प्रोसेस, तो दोबारा से वो उसके आगे से स्टार्ट कर सके और पुरानी सारी बातों को याद रख सके। और वो सारी बातों को याद करके एक जगह पर रखना पड़ेगा और उसी को हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक उस प्रोसेस के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को सेव करके रखता है कि अगर कभी मान लो उस प्रोसेस को बीच में रोकना पड़े और दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़े, तो हम उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में से वो सारी इंफॉर्मेशन को निकाल लेंगे, जिससे कि पता चल जाए कि प्रोसेस कहाँ तक चल चुकी थी, उसने क्या क्या वेरिएबल्स बना लिए थे, उन वेरिएबल्स में क्या क्या रिजल्ट स्टोर था, उसमें कौन कौन से रजिस्टर्स थे, ये सारी कौन कौन सी उसने फाइल्स ओपन करके रखी थी, कौन कौन से कितने साइज का उसने मेमोरी ब्लॉक बना के रखा था, ये सारी बातें जो है हम उसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव करके रखेंगे। और ऐसे कितने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनेंगे? जितनी प्रोसेसेस होंगी, क्योंकि हर प्रोसेस के रिगार्डिंग हमें ये सारी चीजें सेव करके रखनी पड़ेगी। तो जितनी प्रोसेसेस होंगी उन सभी का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा और उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उस प्रोसेस के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन सेव होगी। और ये क्यों सेव करेंगे? ताकि मान लो कि अगर सीपीयू को कभी एक प्रोसेस छोड़कर दूसरी प्रोसेस के पास जाना पड़ जाए और फिर जब वो दोबारा से उस प्रोसेस को रीलोड करेगा तो उसको पता चल सके कि उसने कितना काम कर लिया था और उसके आगे से वो काम आसानी से शुरू कर सके। आई बात समझ में? अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर क्या क्या रखा होता है? प्रोसेस की आईडी रखी होती है। ऑब्वियसली हर एक इंसान का एक आधार कार्ड होता है जिससे कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके कि कौन है। मतलब कि अगर मैं प्रतीक जैन हूं तो मेरा एक आधार कार्ड अलग होगा, क्योंकि प्रतीक जैन नाम के कई सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड जो है वो उसको एक यूनिक आईडी एलोकेट होती है। तो हर एक प्रोसेस को एक उसकी आईडी एलोकेट होती है। हर एक प्रोसेस का एक काउंटर होता है। प्रोसेस काउंटर मतलब कि कौन सी अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है। मान लो कि अगर 10 लाइन की एग्जीक्यूशन हो चुका है तो प्रोसेस काउंटर में क्या रखा होगा? 11। क्यों? क्योंकि प्रोसेस काउंटर में 11 रखा है, इसका मतलब ये है कि लाइन नंबर 10 तक एग्जीक्यूशन हो चुका है और लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट होने वाला है। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल मतलब कि अगर वो प्रोसेस चल रही थी तो हो सकता है कि उसने कुछ और फाइल्स को ओपन करके रखा हुआ होगा। उन फाइल्स कौन कौन सी फाइल्स उसने ओपन करी थी उन सब की लिस्ट। जनरल पर्पस रजिस्टर इंफॉर्मेशन। रजिस्टर्स होते हैं, आपके रजिस्टर होता है, आपका कैशे मेमोरी होता है, आपका रैम होता है। तो ऐसे कई सारी मेमोरीज होती हैं, उसके अंदर कुछ डिटेल रखी हुई होती है, वो सारी डिटेल आप स्टोर करके रखते हो। इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, ये कौन कौन से इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, उसका क्या स्टेटस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, कि अगर मान लो कि मेलॉक या कैलॉक के थ्रू मेमोरी एलोकेट करी है या फिर उस प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट हुई थी, वो सारी इंफॉर्मेशन। प्रोसेस स्टेट, कि अभी वो कौन से स्टेट में थी, वो रनिंग स्टेट में थी, वो वेटिंग स्टेट में थी, वो न्यू स्टेट में थी, उसकी स्टेट का इंफॉर्मेशन। प्रायोरिटी, क्योंकि हर प्रोसेस की प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती है, तो उसकी प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी थी, कौन कौन सी फाइल्स उसने क्लोज कर ली थी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, की उसने क्या क्या काम किया था, क्या नहीं किया था। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। कंटेक्स्ट डेटा मैम पॉइंटर, ये सारी कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको आगे आने वाले समय में समझ में आ जाएगा। ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन होती है, ये तो मैंने कुछ ही इंफॉर्मेशन लिखी है, ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होता है। तो ये एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है और ऐसे कई सारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स होंगे। अब रेडी क्यू क्या होता है, कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। रेडी क्यू क्या होता है? रेडी क्यू दो नामों से मिलकर बना है, रेडी क्यू। अब क्यू मतलब तो आपको पता होता है, क्यू मतलब क्या होता है? लाइन होता है ना। क्यू मतलब क्या होता है? लाइन होता है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ और मुझे टिकट लेनी है, तो क्या होगा? मुझे एक लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, तो वो कहलाता है क्यू। और ऐसी क्यू
जिसमें कि वो सारी प्रोसेसेस रखी हो जो कि रेडी है चलने के लिए। तो ऐसी प्रोसेस, ऐसी क्यू को हम बोलते हैं रेडी क्यू। तो रेडी क्यू क्या है? रेडी क्यू एक लाइन है। रेडी क्यू क्या है? लाइन है, एक क्यू है जिसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस एक लाइन बना के रखी हुई है। आप इसको लिंक लिस्ट जैसा समझ सकते हो। लिंक लिस्ट होती है ना, तो बिल्कुल लिंक लिस्ट जैसा समझ सकते हो कि एक क्यू है जिसके अंदर कई सारी प्रोसेसेस रखी हुई हैं। प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, प्रोसेस P4, ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस रखी हुई हैं और रेडी हैं चलने के लिए। रैम में सीपीयू एलोकेट होने के लिए रेडी है, एग्जीक्यूशन होने के लिए रेडी है। तो क्योंकि ये रेडी है सारी प्रोसेस और एक लाइन बना के खड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं रेडी क्यू। तो ऐसी क्यू जिसमें कि कुछ प्रोसेसेस रखी हुई हैं, रेडी है चलने के लिए, ऐसी क्यू को हम बोलते हैं रेडी क्यू। क्लियर है? और रेडी क्यू में से कौन सी प्रोसेस सिलेक्ट होके चलेगी, उसके लिए एक प्रोग्राम चलता है जिसको कि हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जो कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? इसको आप कनेक्टेड भी बोल सकते हो, डिसकनेक्टेड भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी प्रोसेसेस जो है वो क्यू में अरेंज है। बिल्कुल कनेक्टेड आप बोल सकते हो कि सबसे पहले प्रोसेस P1 आई, उसके बाद प्रोसेस P2 आई, उसके बाद प्रोसेस P3 आई, उसके बाद प्रोसेस P4 आई। तो उस ऑर्डर में ये अरेंज होंगी, कनेक्टेड होंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर प्रोसेस P1 पहले आई है तो उसको पहले मेमोरी एलोकेट होगी और प्रोसेस P4 बाद में आई है तो उसको बाद में एलोकेट होगा। वो डिफरेंट टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट होगा। मान लो कि प्रोसेस P4 बाद में आई है लेकिन उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो उसको पहले सीपीयू एलोकेट हो जाएगा। ठीक है? हो सकता है कि प्रोसेस P4 चल रही है और प्रोसेस P1 आ जाए तो बाद में उसको बाहर निकाल दिया जाए और यहाँ पर लगा दिया जाए। तो वो डिपेंड करता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पर कि किस तरह से वो अरेंज होंगी। लेकिन जिस भी ऑर्डर में अरेंज होगी इसको हम रेडी क्यू बोलेंगे। आएगा समझ में? तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक समझ में आ गया और रेडी क्यू समझ में आ गया। ठीक है? तो हर एक प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा और ऐसे कई सारी प्रोसेसेस हो सकती हैं, तो उन सबके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स होंगे। PCB1, PCB2, और ये भी एक तरीके से लिंक लिस्ट के फॉर्म में अरेंज होंगे। ठीक है? PCB3, PCB4। तो जब भी कोई प्रोसेस होगी तो वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के थ्रू कनेक्ट होगी। तो जब भी किसी प्रोसेस को हमें लोड करना होगा तो हम उसके पूरे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को लोड कर लेंगे ताकि उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी रीलोड हो जाए और हमें ये पता चल सके कि कौन से लाइन से यहाँ पर कोड स्टार्ट होगा, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ से कहाँ तक का कोड लिखा चुका है और अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? पीसीबी भी आपका रैम में ही स्टोर होता है। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? यहाँ तक तो किसी कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है? चलो, तो आई थिंक आज के लिए हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली है। जो सारी चीजें मैंने पढ़ी है इसके आप लोग नोट्स बना दो। इसके आगे से ही हम स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से ही हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, और थोड़ा सा डिटेल में मैं बताऊंगा। ठीक है?